बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान स्पेशल में मैं हूँ साजिद हुसैन। आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। 2007 में आपको शहीद कर दिया गया। आज 16 बरस बीत गए, न आपके कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया, न आपको इंसाफ मिल सका। ये क्या है कि पाकिस्तान में न सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक फॉर्मर वज़ीर आज़म, इससे पहले भी बड़ी बड़ी शख्सियात का एक एक्सीडेंशल मर्डर कहें हुआ, लेकिन उनको इंसाफ न मिल सका। बेनज़ीर साहबा भी और उनके जो लवाहिकीन है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो आपके बेटे हैं, वो भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और ये क्या था, 2007 का जो साल था पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा भारी हुआ कि बेनज़ीर साहबा का इस्तकबाल ही धमाकों से किया गया। बेनज़ीर साहबा एक माँ, एक बेटी, एक लीडर, बहुत सारी शख्सियात आप में थी। ये पिंकी का सफ़र कब शुरू हुआ था, जिस पिंकी को भुट्टो साहब अपने साथ ले जाया करते थे, जिनको भुट्टो साहब ने सियासी जानशीन ठहराया था। इन पे बेनज़ीर साहबा की शख्सियत पे हम बात करेंगे। ये स्पेशल तुमसे है पाकिस्तान स्पेशल बेनज़ीर साहबा को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं आपकी बरसी पर। तो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की सियासत के तजिया निगार हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सुराब खान सरकी ने, और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बड़ा पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रहती है। महब वतन पाकिस्तानी हैं। आप CEO हैं सेविंग होम के, जनाब इकबाल अडवाणी साहब। बहुत शुक्रिया सर अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। अडवाणी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपना सियासी कैरियर का आगाज़, आपको नहीं लगता कि वो पिंकी ने किया था, जो पिंकी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाया करती थी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो जब समझे 25-26 साल की होंगी, तब से क्राइसिस में आ गई भुट्टो फैमिली। तो काफ़ी टफ वक्त गुजारा है बेनज़ीर भुट्टो की। अगर लाइफ को हम देखें तो यानी बहुत टफ टाइम था। मार्शल लॉ का दौर को फेस करना, और फिर नज़रबंद रही कितना टाइम। फिर 84 में मुझे लगता है इनको जिला वतन कर दिया गया। फिर 86 में वो आई और काफ़ी बड़ा क्राउड था। तो काफ़ी यानी तकलीफ दे वक्त गुजारा है। और आई थिंक सी इज़ ए ग्रेट लीडर। मैं पर्सनली इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर समझता हूँ, माशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उन्होंने इतनी कोई तकलीफ नहीं उठाई। वो बहुत जल्दी नुसरत भुट्टो की एक सिफारिश पे अयूब खान की काबीना में कैबिनेट में आ गए और काफ़ी अरसे तक वज़ीर ख़ारजा रहे। और फिर जैसे 1965 की वॉर हुई, जिसमें अयूब खान का गिराफ गिरता गया, तो उसका फ़ायदा उठा के अपनी पार्टी बना ली। और पाकिस्तान एक जज्बाती कौम है, तो उस वजह से इनकी पार्टी भी बहुत जल्दी बन गई और काफ़ी पॉपुलर हो गई। तो बहुत जल्दी वो अपनी पार्टी बना ली। बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है बेनज़ीर साहिबा से। आपको नहीं लगता कि एक ख़ातून का इतनी बड़ी जिद्दोजहद करना सियासत में, और फिर अपना लोहा मनवा लेना, 2 बार मुंतखब हो जाना, और फिर जमहूरियत की बका के लिए शहादत, जाम शहादत नोश करना? वो तो मैं कह रहा था कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद 88 में वो वज़ीर आज़म बनी। और उससे पहले जब 86 का एक बहुत कामयाब जलसा हुआ, तो इनके स्कैंडल भी बनना शुरू हो गए। एक खातून थी, तो आपको पता है पाकिस्तान में एक औरत के लिए, ये मर्दों की सोसाइटी है, उसमें एक औरत आके इतना आगे आके फ्रंट पे आके लीड करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो वो औरत थी, दूसरे वो बहुत बहादुर थी, बहुत तकलीफें उठाई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इनसे ज़्यादा किसी ने तकलीफ उठाई हो। ठीक है, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर सुराब खान सरकी ने हमें ज्वाइन किया। आप सीनियर पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिलर लीडर्स में शुमार थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुराब सरकी साहब, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा डॉक्टर साहब की। डॉक्टर सुराब सर मुझे बताइएगा, आज 16वीं बरसी बनाई जा रही है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, किन अल्फाज में आप याद करें उनकी जिद्दोजहद को? हेलो जी डॉक्टर साहब, किन अल्फाज में याद करें बेनज़ीर साहिबा की सियासी जिद्दोजहद को आप? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जदोजहद से बात करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। आपको पता है कि लेडी होकर, औरत होकर जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया,
اور جیلیں کاٹی, تکلیفیں کاٹی اور اسٹرگل کی, اور سب اس کو جتنے بھی ان کے جو سینئر رفقا تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, کہ وہ چھوڑ کے ان کو چلے گئے, لیکن اس کے باوجود اس میں حوصلہ نہیں ہارا, اور آخر دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو کر دنیا میں ریکارڈ قائم کیا, مسلم عورت خاتون وزیر اعظم ہو کر. تو مجھے تو فخر کی بات ہے کہ میں نے ان سے ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ میں نے پالیٹکس کی, اور ان کی پارٹی میں نے کام کیا, اور ایز اے پارلیمنٹرین ان کے ساتھ میں نے کام کیا, ایز اے پارٹی عہدیدار میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کیا بات, وہ ایک عظیم عورت تھی, اور اس کے جو ہے نا اسٹرگل, اس پہ بات کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو چند چیزیں ایسی بتا دوں کہ جو انہوں نے کیے. خاص طور پر انہوں نے وومن کو امپاور کیا, پاکستان کے اندر انکریج کیا, اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پہلی مرتبہ وومن بینک بنائی, فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن بنائے, اور LHW کا بہت بڑا پروگرام لیڈیز ہیلتھ ورکر کا جو ابھی تک دنیا کا کامیاب ترین پروگرام ہے. اور اس کے بعد ان کو موقع بہت کم ملا, اور ان کو جب بھی آپ کو پتا ہے کہ موقع ملا, جیسے بھی ملا, ایک تو فتوے جاری کیے جا رہے تھے کہ خاتون وزیر اعظم مسلم ملک کی نہیں ہو سکتی, ایسی صورتحال فتوے بالکل اتنی شدت پسندی ہو, لیکن ان سب چیزوں کو پیچھے کر کے جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا, آخر میں جو ان پہ فتوے جاری کر رہے تھے وہ ان کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے پریشان تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہی دن میں مطلب اسلام آباد میں بھی ان کی پیشی, کراچی میں بھی, پھر سکھر جیل میں بھی آپ رہی ہیں شروع میں, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, اس زمانے میں نہ تو اتنا الیکٹرانک میڈیا تھا, نہ کوئی واٹس ایپ تھا, نہ کوئی فیس بک تھا, ایسا ہی ہے. اور جس طرح جو سیاسی مخالفین تھے ان کے اس زمانے میں, جنرل ضیاء فوجی ڈکٹیٹر جس طرح چاہتا تھا اس طرح ان کو اذیتیں دیں, یہاں تک کہ ان کو جیل میں رکھا گیا, اور چارپائی تک نہیں دی گئی, اور تکلیفیں اور ڈاکٹروں تک رسائی نہیں دی گئی, صحیح, اور ہر طرح کے مطلب جس طرح کے خطرناک قسم کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ ٹارچر کیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا, اور اسٹرگل کرتی رہیں. آپ کال پہ ہی رہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کال پہ رہیں, مہمانوں سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے, آپ کال پہ رہیں, آپ سے مزید ایک اسٹوری پہ بات کرنی ہے. بے نظیر صاحبہ کی ہی یہ آج ہم اسپیشل پروگرام ٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کال پہ رہیں. ذرا اڈوانی صاحب, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک خاتون کو جیل تک, یہ نہ واٹس ایپ تھا نہ یہ ٹیکنالوجی تھی, اس وقت اتنی مطلب جد و جہد, اور پھر المیہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ الزامات کس پہ لگتے ہیں, ان کے شوہر پر. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو نے تکلیف بہت اٹھائی ہے, اور میں نے تبھی کہا کہ بہت زیادہ تکلیف, یعنی بہت چھوٹی عمر سے ان کو پرابلم آ گئی, کیونکہ ان کے والد کو جب اریسٹ کر دیا, اگر 1977-8 کی بات ہے تو اس وقت ان کی ایج تقریباً 25-26 سال ہوگی, تو تب سے لے کر جب تک یہ حیات رہی تب تک ان کو تکلیفیں بہت زیادہ اٹھانی پڑی. اس وقت بھی ان کو جیل کاٹنی پڑی, نظر بند کیا گیا, پھر 84 میں ان کو ضلع وطن کیا گیا, پھر 86 میں آئی ان کا جلسہ کامیاب ہو گیا, اس کے بعد ان کے اسکینڈل بننا شروع ہو گیا. یہ جو مخالفین نے ان کے خاوند سابق صدر آصف علی زرداری پہ ایک حملہ, جب مرتضیٰ صاحب شہید ہوتے ہیں تب بھی زرداری صاحب پہ الزامات لگے, پھر بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تب بھی بہت ساری انگلیاں ان پر اٹھائی گئیں, تو آپ کی نظر میں کیا یہ صرف سیاسی الزامات تھے؟ بالکل. دیکھیں اس وقت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آصف زرداری کی اتنی اپروچ تھی کہ وہ تو تھا ہی نہیں ادھر, میرے خیال میں دبئی میں تھے, وہاں بیٹھ کے وہ کیا مینیج کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیڈر کا مرڈر, میں مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ایسا مطلب پاسبل نہیں ہے اس طرح دور رہ کر کوئی بندہ اتنا بڑا کام کر جائے. مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں لگتا ایسا ہے. بلکہ بے نظیر بھٹو نے تو, مجھے ان کا بھی نہیں لگتا, وہ بھی ایک ہو سکتا ہے, بے نظیر بھٹو نے تو جب
हाँ, आने से पहले मुशर्रफ की एक कॉल आई थी जो इन्होंने बयान की थी, अमेरिका या यूके में थी, तो उस वक्त बेनज़ीर इनके साहब ने साथ अपनी बुक में भी ताकि हवाले कहा दिए। कि मुझे मुशर्रफ की कॉल आई थी और एक तरह से मुझे उन्होंने धमकी दी है, मुझसे सिक्योरिटी की तवक्को ना रखिएगा। हाँ, धमकी दी गई है। वापस लेकिन चले जाएं। लेकिन एक तरह से ये आप उसको दो चीज़ों दो एंगल से देखें, उसको आप धमकी भी समझ सकते हैं और एक तरह से समझाया भी, तो ये समझाने वाली बात भी कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो को जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो पसंद नहीं करती थी, वो भी एक सच्चाई है। और उस वक्त जो वक्त चल रहा था वो अमेरिकन वॉर अफगानिस्तान की जो थी, तो उस हिसाब से भी ये भी एक एंगल हो सकता है कि सिर्फ हम पूरा 100% ब्लेम डाल दे मुशर्रफ के ऊपर, ये भी सही नहीं है। हाँ, उस वक्त कॉल की थी, समझाया गया था, लेकिन एक बहादुर खातून थी, वो आ गई। लेकिन हम यूँ आज भी किसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं डाल सकते कि कत्ल में ये इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक तहकीकात ही नहीं हुई और कोई कर भी नहीं पाया। तो काफ़ी सवाल तो काफ़ी जन्म ले मैं रहे हैं। आता हूँ आपके पास स्टूडियो में। मैं दीगर शख्सियात पे ज्वाइन किया है। सीनियर आप पाकिस्तान की सियासत पर आपकी गहरी नज़र है। शफकत अली अब्बासी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सरदार बाबर अब्बासी ने ज्वाइन किया है। आप भी एक सियासी वाबस्तगी के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के कई अदवार आप देख चुके हैं। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया सर बाबर अब्बासी साहब, आपने भी टाइम दिया। फ़ोन कॉल पे मैं डॉक्टर सोराब सरकी ने ज्वाइन किया। पहले शफकत अब्बासी साहब, बेनज़ीर साहबा को हम ये ट्रिब्यूट कर रहे हैं उनकी 16वीं बरसी पर, एक खातून की सियासी जद्दोजहद आप कैसे देखते हैं? और फिर कई स्कैंडल, इल्ज़ामात, उनके शोहर पर इल्ज़ामात, क्या वो सब ठीक थे? बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। बेनज़ीर साहबा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि बहुत ही दिलेर बहादुर बेटी रही अपने बहादुर बाप की, और जिस तरीके से उन्होंने टॉर्चर सहे ज़िया-उल-हक के दौर में और भुट्टो साहब के मर्डर, जो जुडिशल मर्डर में जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, उसके वो जिस दिलेरी से उस औरत ने बर्दाश्त किया, मेरे अच्छा खासा कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बड़ी जलावतनी भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, सो मच सो के मुझे पता है कि उस दौर में उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया कि उनके कान से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और उन पे किसी बंदे ने हाथ भी उठाया था और कोई चोट लगी तो कान से ब्लीडिंग, काफ़ी अरसे तक उसका भी इलाज होता रहा। वो हमारे बलोच साहब होते थे डीजी हेल्थ, वो बेसिकली ENT के प्रोफेसर थे, तो काफ़ी अरसा वो उनका इलाज भी करते रहे। तो उसके बावजूद वो कभी डरी नहीं किसी से भी और अपना बाकायदे स्टैंड लिया, और करते 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 एक नौबत ऐसी आई कि वो आखिर फिर इक़्तिदार में आ गई। मगर मैं उनको ट्रिब्यूट भी देता हूँ, बहुत बहादुर औरत थी ये थी। मगर जब आई तो मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने अपने बाप के केस को इतना उठाया नहीं। अच्छा, अगर उनको उठाती, और ये सियासी मिस्टेक आप कह रहे हैं बीबी की? मकसद है कि इस मुल्क में जो भी आता है किसी मसलियत के साथ ही आता है, बस आपको कोई इंडिपेंडेंट और आज़ाद तौर पे नहीं आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें शायद उनसे उन्होंने होंगी कि मनवा के फिर ही उनको वापस ले आए होंगे इक़्तिदार में। तो ये थी, मगर उसके बावजूद बीबी की दिलेरी और वो जो है, आप उससे तो कोई इनकार ही नहीं है। मुशर्रफ के दौर में भी जो तरीका था, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो टोटल इसी चक्कर में था कि वो वापस ना आए, सही, क्योंकि उनका इक़्तिदार को अगर खतरा था तो उन्हीं से था। वो इस चक्कर में थे कि वो नहीं आए, मगर उसके बावजूद वो आ गई। और आने के बाद उनको जिस तरीके से शहादत हुई उनकी, तो शकूक व शुबात तो मुशर्रफ की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हैं मुखालफिन? आसिफ अली जरदारी देखें, मेरा बचपन का दोस्त रहा है। जब बीबी यहाँ आई थी तो मेरे को उन्होंने मैसेज भी किया था कि बीबी इधर आई है, उसका ज़रा ख्याल करना सब लोगों को। बिल्कुल। तो ही वॉज वरीड फॉर बीबी। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट मुखालफत में मकसद है कि लोग जैसे मुशर्रफ ने कहा कि फ़ायदा तो उसको हुआ, हाँ, बेनिफिशरी वो ही तो इस वजह से मैं तो नहीं हूँ, वो होगा। तो शुकूक व शुबात उसी तरफ जाते हैं, मगर क्या है कि कोई प्रूफ तो होता नहीं कि मर्डर होता है
मतलब शफकत भाई साहब कह रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इनोसेंट। नहीं ठीक है, उसमें आ गया। मैं आता हूँ भाई साहब, सरदार बाबर भाई साहब, आप क्या कहेंगे बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी से, जो आज न सिर्फ ख़वातीन मर्द सब देखें कि एक वुमेन की जद्दोजहद, एक खातून की, एक उस पिंकी की जो मुख्तलिफ अदवार में अपने वालिद से सियासत सीखती हैं और फिर वो उनको सियासी जानशीन ठहराते हैं और फिर वो लोहा मनवा के जाम शहादत नोश करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर जमहूरियत थी और जमहूरियत ही चली गई। बेनज़ीर से जमहूरियत शुरू हुई और उसी में जमहूरियत ख़त्म हो गई। मैं समझता हूँ कि वो एक बहादुर लीडर थी पाकिस्तान की और बहुत काम किए उसने। जिस तरह बचपन में ही जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई तो उससे छोटी उम्र में उन्होंने स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, जिला वतनी की ज़िंदगी की निकाली। उसके बाद साथ साथ उसके पूरी फैमिलीज़ के साथ जो कुछ होता रहा, भाइयों के साथ जो कुछ हो गया, फिर अपने साथ जो कुछ हुआ, तो सर बात वही है ना कि इल्ज़ाम तो हम दूसरों को बड़े देते हैं, कभी आसिफ ज़रदारी को देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी जिस तरह के बड़े लीडर जिस तरह से शहीद किए जाते हैं रोडों पे या कोई, तो एक सिक्योरिटी सवालिया भी बनता है कि क्या उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो किसकी थी, कैसे थी। कोई ऐसा था कि कोई बेनज़ीर साहिबा को, जैसे अभी इकबाल साहब का कुछ जिहादी जत्थे पसंद नहीं करते थे? देखें, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में जिहादी जत्थे हैं, सियासतदान के पीछे भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। उनकी भी अपनी अपनी चॉइस होती है कि फलाना ठीक है, फलाना ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो मुशर्रफ की जो हुकूमत थी जिसमें सिविल लोग थे, शामिल थे, और मुझे एक दुख कहना पड़ता है कि मैं पूरा मुआशरा टीवी भी देख रहा था उस वक्त, तो मुझे पीपल पार्टी के रहनुमाओं पे बड़ा अफसोस है कि वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। कौन सर? बहुत सारे नहीं थे। जो बाबर अवान थे, जो बहुत करीब करीब चल रहे थे, वो नहीं थे। रहमान मलिक थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो नहीं थे। अच्छा। और ये उस वक्त एक ही लीडर था जो जिसको अभी मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि वो जना उस अस्पताल में पूछा था, सिविल अस्पताल में, जिसको आजकल बेनज़ीर पिंडी के जलसे की बात कर जी, मैं उस प्रोग्राम की कहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि इतनी कीमती लीडर थी, इस तरह से मतलब जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र करके एक पाकिस्तान की जदोजहद की, और मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी खातून के मैंने कभी उनके सर से दुपट्टा उतरते हुए नहीं देखा। क्या इतनी बड़ी लीडर होते हुए, और हर वक्त हर चीज़ को जो है ना अपने और बात करने का तरीका, बात करने का, मैं समझता हूँ कि जब भी कभी कोई बात करती थी तो उनके बात में भी कभी कोई गैर पार्लिमानी लिफाज या ऐसी चीज़ नहीं होती थी। तो हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर बंदा मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की तो है ना इज्जत भी करता है, तारीफ भी करता है, और सबकी लीडर। अब डॉक्टर सुराज सकी साहब, गालिबन आप लाइन पर होंगे। डॉक्टर साहब, बेनज़ीर साहिबा की शख्सियत के साथ साथ उस वक्त जिन लोगों ने भुट्टो फैमिली को या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हिरासा किया या कि थ्रेट किया कि आप यहाँ ना आए, और आने के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। आप ये देखें कि आप इलेक्शन भी करवा रहे हैं, और दूसरा ये कि फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। आम हालात में तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो तो एक अलग बात है। जब आप एक बड़ा इतना काम करने जा रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन करा रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन जब हो रहे हो कोई, उसमें आपको पता है कि जलसे होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो कारसाज पे हमला हुआ, और उसके बाद आपको पता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए। आप उसकी जरूरत को देखें, जब सुबह सवेरे उठी फिर वो सिविल अपना जिला हॉस्पिटल और अयादत पे गई, पूरी कराची में जो जो शहीद हुए लोग उन तक घरों तक उनके गई, और उन्होंने सही आकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगी बिलावल हाउस में, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मेरी जहाँ पर मौत लिखी है, एक सेकंड के लिए वो एक सेकंड भी नहीं बढ़ेगा, और मुझे मैं वहाँ पर मतलब मेरा खात्मा हो जाएगा। लेकिन उनको पता था जितने भी पार्टी के हमारे जो सीनियर लीडरान थे, उन्होंने ये कहा उनको कि आप मेहरबानी करें, आप अभी पाकिस्तान नहीं आए, मना किया जाकर। मैं भी गया था कुछ अर्सा पहले उनसे मिलने के लिए, लेकिन बाद में जो हमारे जो दूसरे लीडर थे उन्होंने भी उनको कहा कि बहुत हालात बुरे हैं, आप यहाँ से बैठ के पार्टी करें, कोई मसला नहीं है। और उस जमाने में अल्ताफ भाई लंदन से बैठ के पूरा सिस्टम चाह रहे थे उस जमाने में, और यही उनको मिसाल दी गई। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं आवाम से दूर नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने नसीहत की थी कि मैं आपके पाकिस्तान की आवाम
कि भारत करके जा रहा हूँ, आप उनका ख्याल रखना। वो तो एक उनका एक नजरिया था, एक मशीन था। उनके वालिद साहब हमारे भाई है कि ये कह रहे थे कि भुट्टो साहब जल्दी में आ गए। भुट्टो साहब बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एकदम वो वजीर बने, फिर वजीर खारजा बने, लेकिन उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई और बगावत की, और वो भी फौजी डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए, और उसके बाद लोगों ने उनको पसंद किया और उनको अपना पूरे पाकिस्तान का लीडर तस्लीम किया, और उसके बाद फिर वो वोट लेकर काफी तादाद में कामयाब हुए और बहुत सारी उसने सीटें ली। और उसके बाद बदकिस्मती से जब पाकिस्तान टूटा तो उसने बड़े जुर्रत बहादुरी के साथ इस पाकिस्तान को मजबूत किया। खैर जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी जगह, डॉक्टर साहब, भाई ये भाई कह रहे थे, मैं उसको भी कमेंट कर दूं जी जी, कि बेनजीर भुट्टो साहब को जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बड़ी लीडर समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये सही कह रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा औरत होकर जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अजीम लीडर भी थी, औरत भी थी, और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की। आप कॉल पे ही रहेंगे सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे मैं आपसे लूंगा, आप कॉल पे रहे, मैं जरा पहले मेहमानों से ले लूं। इकबाल अडवाणी साहब, इतना बड़ा लॉस, 2 बार की फॉर्मर वजीर आजम को पहले इस्तकबाल उसका बमों के साथ हुआ, फिर वो जाम शहादत नोश कर गई, खुदकुश धमाके, मुल्क में दहशत गर्दी, चीफ जस्टिस साहब घर पर 12 मई मुल्क का 2007 को अगर आप देखें, कराची को स्पेशली या मुल्क को, ये कितना बड़ा लॉस था, इस पर रोशनी डालें। और फिर क्या कोई बेनजीर साहबा ने कोई सियासी मिस्टेक की थी? देखिए, लॉस था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है कि बहुत बड़ा लॉस था। मेरी पर्सनल राय ये है कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इससे बड़ा लीडर नहीं आया। कोई कुछ भी कहते हैं कि हर किसी की अपनी राय है, क्योंकि इतनी तकलीफ मैंने किसी लीडर को उठाते हुए नहीं देखा। और एक खातून होकर ऐसी सोसाइटी में जो मर्दों की सोसाइटी है, वहाँ पर इतनी तकलीफ उठा कर, जितनी मतलब स्टार्ट से, यानी जब से एक सफ़र शुरू हुआ और आपने तकलीफ में आ गए, कोई सपोर्ट नहीं, और इतने बड़े डिक्टेटर जियाउल कोई छोटा, इतने बड़े डिक्टेटर के सामने एक लड़की खड़ी हो जाती है और इतनी तकलीफ उठाकर 1984 में जिला वतन की जाती है, फिर 86 में दोबारा आ जाती है, उसी से टकराती है कि मैं आ गई। टकराती है किस तरह, मैं आपको बताता चलूं किस तरह टकराती है। इतना करने के बाद 86 का एक बहुत बड़ा जलसा करती हैं आके यहाँ पर, और ऐसी जगह पे जहाँ जितने इनके वालिद के साथ जितने भी लीडर थे वो सब वन साइड हो गए, वो सब खत्म होके नए लीडर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना। फिर 88 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि इनके जैसे ही 86 में ये आई यहाँ पर, इनका जलसा इतना कामयाब हुआ कि इनके स्कैंडल बनना शुरू हो गए। उन दिनों में इन्होंने सबसे पहले स्टे किया था फैसल साले हयात के घर पे, जो अगर मेरी मेमोरी यही कह रही है, तो सबसे पहले स्कैंडल इनके साथ बना दिया इनका, क्योंकि एक खातून थी, इनके ऊपर तनकीद करना इजी है हमारी सोसाइटी में। बस यही बात कह दो कि बस ये चीज ये है, लंदन में पढ़ी हुई है, आजाद ख्याल की औरत है और फला फला, ये तो इजी है, बोलना तो किसी को भी आता है। पहला स्कैंडल इसके साथ बन गया। फिर नुसरत भुट्टो मजबूर हो गई कि बेटी की शादी कर दी जाए, तो उन्होंने शादी कर दी। फिर वो नवाब साहब के साथ थे, जरदारी साहब, इनका रिश्ता आया, शादी हो गई इनकी। तो जुनेजो की असेंबली टूट गई, और इसी दौरान कुछ अरसे में अब इलेक्शन डिक्लेयर करने थे, तो इलेक्शन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कुछ जल्दी जियाउल हक ने। तो फिर प्रेगनेंसी का वक्त आ गया, तो सोचा कि अभी ऐसा करना चाहिए कि जिस वक्त इनकी वो लेबर टाइम आए तो उसी वक्त इलेक्शन कॉल की जाए। सियासी चाले की अपनी इंटेलिजेंस को लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी काफी एक्टिव थी, और उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस को चकमा दे दिया एक तरह से, और ऐसा माहौल बना दिया कि नवंबर में लेबर बताएगा। तो उन्होंने फिर नवंबर के इलेक्शन कॉल कर दिया। माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब सितंबर में 21 सितंबर या समथिंग ऐसा कुछ आ गए। तो मतलब इतनी यानी सोच रखने वाला लीडर, इतनी तकलीफ उठाने वाला लीडर, और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस को नाकाम किया, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी एक दूसरा सवाल आपका क्या था? कोई सियासी गलती बेनजीर साहबा से हुई? क्योंकि सब तो सही जा रहा था, मिसाक जमहूरियत भी हो गया, फिर वतन वापसी भी मामला तय होने लग गए। अचानक फिर बेनजीर साहबा को कहा गया कि हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, आप डायरेक्ट बिलावल हाउस जाएं,
آپ عوام سے نہ جائیں, آپ کو دیکھیں یہ تو بات کی خدشات بات ہیں. ہے, آپ نے سیاسی غلطی کی جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا بات کی بات ہے. سیاسی غلطی میں 2-3 مانتا ہوں ان کی. جو 1988 کے الیکشن ہوئے تو ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. لیکن پہلے کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ نہیں ہوتے تھے, 2-3 دن کا وقفہ ہوتا تھا. تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں ان کو جب نواز شریف اور وہ سب ایک پارٹی بن گئی تھی 8-9, جس میں حمید گل وغیرہ جو بھی تھے, اسلم بیگ صاحب تھے اس وقت شاید, تو انہوں نے ایک IGI کوئی بنا لی تھی, 8-9 پارٹیاں تھیں اس وقت, اور کافی یعنی ایک وہ بنا گیا تھا. تو اس وقت الیکشن 88 کے جو نیشنل اسمبلی کے تھے کافی اکثریت بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کو مل گئی. اب ان کی مجھے لگتا ہے گلطی تھی, وہ ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا اسی 1-2 دن 3 دن کے دوران کہ میں پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے بنا سکتی ہوں. تو جیسے یہ اسٹیٹمنٹ نوائے وقت میں مجھے خیال شائع ہوا تھا, تو جیسے یہ آئی تو IGI جو بھی نواز شریف وغیرہ تھا, ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے ایک مشہور جملہ لگا دیا تھا, نعرہ جھاگ پنجابی جھاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ. اچھا, اور اسی وجہ سے ان کو بعد میں صوبائی اسمبلی میں ان کو اکثریت نہیں ملی اور اس وقت چیف منسٹر وہاں کے نواز شریف بن گئے. اور اسی وجہ سے ان کو کنفیوز مطلب اتنی ڈسٹرب رہی کہ زیادہ ٹائم گورنمنٹ چل نہیں پائی, اور اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا. یہ غلطی, اور ایک اور اس سے بھی بڑی غلطی ہوئی تھی, جو وہ 2 غلطیاں ایسی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی آ گئی. اس کے بعد میں 88 یا 89 کے اندر ایک سارک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, جب راجیو گاندھی آئے ہوئے تھے. تو راجیو گاندھی سے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی, لیکن وہ بالکل الگ 1-to-1 کر دی تھی. عموماً پرائم منسٹر میٹنگ بھی کرتے ہیں تو ایک آدھا کوئی 2 لوگ ہوتے ہیں آفیشلی انڈیا کے میٹنگ, اس وقت کوئی بھی نہیں تھا کمرے میں. جیسے میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے پیچھے بات آ گئی, کیونکہ انڈیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام ہے اپوزٹ میں, تو ان کی وجہ سے ایک اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گیا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے. اور اس کے کچھ عرصے بعد اس وقت میرے خیال میں وزیر داخلہ اعتجاز حسن سے وہ دلی گئے, اور جیسے وہاں پہنچے اس کے 1 یا 2 دن بعد جو سکھ خالستان کی جو سیکریٹ کے الزام لگے تھے, ان کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان کو سب کو اریسٹ کر لیا گیا یا مار دیا گیا, جو انڈین فورس نے. تو وہ بھی ایک بلیم آ گیا کہ انہوں نے سکھ لیڈرشپ کے نام لیڈرشپ اور سکھ کی لسٹ دے دی ہے, سکھوں کی جو لیڈر تھے, اور یہ خالستان جو تحریک ہے اس کو تباہ کر دیا گیا. لیکن یہ بلیم ان کے اوپر آ گیا. یہ ابھی سچ ہے کہ جھوٹ ہے اس کو ہم الگ دیتے, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ ہم نے نہیں کیا. کہیں سے تصدیق اور کہیں سے. قاتل کون کیٹیگورلی کہاں قاتل بے نظیر صاحبہ کا؟ دیکھیں قاتل کا تو آج تک کوئی وہ پتہ ہی نہیں چلا, تو ہم کیسے کسی کا نام دے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مشرف کا بھی, میں نے آپ کو کہا مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب انوالو ہو سکتے. زرداری صاحب کیسے انوالو ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی اتنی اپروچ تھی اس وقت, پاکستان میں تھے نہیں پہلی وہ اپنے بار. گھر کا لاس کیسے کریں گے؟ لیکن نہیں, میں دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست سے مجھے کافی اختلاف ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے, جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تو پیپلز پارٹی بالکل 0 ہو جاتی اگر زرداری صاحب نہیں ہوتے. زرداری صاحب نے جس طرح پیپلز پارٹی کو لے کر چلے ہیں. سر یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے ختم کر دی پیپلز پارٹی, سندھ تک محدود کر لی. سندھ تک محدود تو پہلے ہی ہو چکی تھی, اس کو چھوڑیں آپ. سندھ تک محدود وہ تو وہ نعرے کے بعد آستے آستے ماحول بن گیا تھا جو میں بتا رہا ہوں. پرابلم یہ تھی کہ زرداری صاحب اگر نہیں ہوتے تو مجھے پیپلز پارٹی چلاتا کون, اور جس طرح سے سنبھالا ہے, جس طرح سے کنٹرول کیا ہے, اس کے بعد 15 سال تک سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. 5 سال وفاق میں رہے, 5 سال پاکستان میں نکالتا. کریڈٹ گوز ٹو آصف علی زرداری. آصف زرداری کو بھی بہت ہی یعنی اچھا دماغ والا اور مفاد لوگوں کو چلنے کی کوالٹی, نو ڈاؤٹ. وہ کسی طرح بھی گیو اینڈ ٹیک کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے, منسٹر بننا ہے دے دیا, آپ کو یہ بننا ہے میں نے دے دیا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سب کو لے کر چلنا, اور پیپلز پارٹی کو اگر کسی نے بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد بچایا, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو کسی نے بچایا بے نظیر بھٹو نے, اور بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد اگر پیپلز پارٹی آج زندہ ہے وہ زرداری صاحب. آگے آپ کا بڑی شفقت صاحب, ایک ماں, ایک بیٹی, ایک لیڈر, پھر ایک بہن. مجھے یاد ہے مرتضیٰ صاحب کو شہید کرتے ہیں اور پھر بے نظیر صاحبہ ننگے پاؤں روتی ہوئی آتی ہیں, اور پھر بے نظیر صاحبہ جیل میں ملنے جاتی ہیں, پھر اس پہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, پھر سیاسی ان پر جملے کشے جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں ایک بہن بھی تو ہوں. کیا کہیں گے؟ اور پھر لاسٹ میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا قاتل کون, یہ بھی تو عوام کو پتہ چلے. اور آنے والے وہ مجھے یاد ہے سردار
ایک ان کے تھے پیپلز پارٹی کے کلچر کے منسٹر, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے جب بچے پیدا ہوئے 2007 کے بعد بے نظیر کیسی تھی. تو آپ بھی بتائیں بے نظیر کیسی تھی. بے نظیر اخلاق میں, کردار میں جس طریقے کا ان کا کردار لازوال کردار رہا, مجھے یاد نہیں پڑتا, جیسے بھائی نے کہا تو میں ان سے اختلاف کروں گا کہ بے نظیر نے کبھی نہیں کہا کہ میں پنجابی کو لیڈر نہیں مانتی ہوں. اچھا, یہ تو میاں صاحب جب ہار گئے تھے الیکشن اور ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ قومیت کا نعرہ لگ دیا. یہ قومیت کا نعرہ اگر سندھ میں لگتا ہے تو ان کو پھانسی ہو جاتی ہے, سزا ہو جاتی ہے. میاں صاحب کو کچھ نہیں ہوا. مسئلے ایک بہت تلخ حقیقتیں ہیں. دیکھیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر کے لیے پالیسی الگ ہے تو پنجاب کے لیے پالیسی تو الگ ہے. زرداری صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وہ ڈومیسائل کا فرق ہے. ڈومیسائل کا تو بے نظیر بھی کہتی تھی فرق تو ہے, تو اس کا فرق تو بالکل ہے. مگر یہ ہے کہ بے نظیر کے صحابہ کے دور میں سندھ تک پیپلز پارٹی محدود نہیں تھی. اچھا, سندھ تک محدود ہونے میں ابھی بھائی صاحب نے ان کی تعریف بھی کی, مگر وہ تعریف ایکچوئل ان کی مقصد ہے کہ غلط وہ بات ہے کہ ان کی یہ تعریف ہو کہ جس نے منسٹری مانگی منسٹری دی تھی, جس نے پیسے مانگے پیسے دے دیا, جس مانگ آپ نے حکومت کرنی ہے تو حکومت تو آپ نے 5 سال کی, ایٹ واٹ کاسٹ, اس کی کاسٹ کتنی رہنی پڑی آپ کو. کیا بات ہے. دیکھیں نا کاسٹ تو بہت ہوگی, کرپشن بڑھ گئی, ہر آدمی نے منہ پھاڑ کے آپ سے چیزیں مانگی, آپ دیتے گئے. میرے دوست اپنی جگہ پہ, اختلاف اپنی جگہ پہ. صحیح. کرپشن جو شروع ہوئی ہے نا, دیکھیں 5 سال حکومت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کو چھوٹ دے دیں کہ جو کھانا ہے پینا ہے جو اڑانا ہے کرتے رہو, میری حکومت کو تنگ نہ کرو, نہ مجھے تنگ کرو, نہ تم کو میں تنگ کرتا ہوں, کھاتے پیتے خود رہو. بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. سندھ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ کھنڈر لگتا ہے. میں اگر آپ پورے ملک ہوں, کیا آپ کراچی کا شہر دیکھ لیں نا, تو کراچی کا شہر کسی اگر باہر کا بندہ ہے نا, سب سے مہنگا علاقہ آپ کا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی دکھانے کے قابل ہے. کون سی چیز ایسی اچھی ہوئی ہے جس کو آپ بتاتے ہیں کہ لوگ کراچی کے سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے پورا سندھ بنا لیا, کراچی کے ساتھ ظلم ہو گیا. پورا سندھ تو چل کے دیکھ لیں, لاڑکانہ کھنڈر بن گیا, پروگرام کر لیں گے. میں چاہوں گا کہ بے نظیر صاحبہ کی زندگی پہ آج اگر بات کی جائے, ان کے قاتل کون, ان کا قاتل سر میری طرف سے دیکھیں, ایک بندہ ہے جو اس کے قتل کے فوراً بعد نشانات مٹا دیتا ہے. ہاں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی ہیں, بات ہے وہ ایک دم پوری. لیکن وہ ٹیپ بھی تو میں سنا رہی تھی اس وقت کی حکومت کہ یہ دیکھیں یہ پشتوں میں بات کی جا رہی ہے, یہ بے نظیر صاحب. یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آج میڈیا پہ, آپ کچھ بھی کوئی بھی ٹیپ بنا کے چلا دیں, اس میں کون سی بات ہے. آج کل تو یہ اتنی ماڈرن ہو گئی, آپ کی آواز, سمپل آواز جو ہے ایسی آواز ٹیپ ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. جو نشانات جاتے ہیں, جو انگلیاں کس طرف جا رہی ہیں, انگلیاں مشرف کی طرف جاتی ہیں, اور وہ کیسے کردار تک پہنچ کیونکہ اس کو اپنا ایک ضد تھا, وہ ضدی طبیعت کا آدمی تھا. بھٹی کو بھی اس نے اسی طرح سے مروایا, صرف پرسنل ضد میں. کتنا بڑا نقصان ہوا بلوچستان میں, کتنی نفرت ہوئی, اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی. اس کو یہ تھا کہ اپنا پاور اس کرسی کی وجہ سے اس نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا. اس نے بالکل اس میں جتنا ہم سمجھتے ہیں, میں اس یہاں پہ جب بم دھماکہ ہوا تھا, میں ان کے کارساز میں ان کی گاڑی کے ساتھ ہماری گاڑی تھی, بتائیں, میرے سامنے بندے مرے. دلیری ان کی انتہا کی ہے کہ اس میں سے اتری ہے, گاڑی میں بیٹھی ہے, گئی ہے. جیسے سوراب صاحب کہہ رہے ہیں, میرے بھائی ہیں, جونیئر دوست ہیں, میرے ڈاکٹر ہیں, تو وہاں سے جا کے دوسرے دن ان کے گھروں پہ جا کے ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بٹھانا بڑا رسکی کام تھا. جنا ہاسپٹل جانا رسکی کام تھا. اس کے بعد پھر اسلام آباد میں جا کے پنڈی میں جلسہ کرنا بڑا رسک تھا. مگر ان کا ایک کیریکٹر تھا, ان کی ایک مسئلہ کہ ایک گرومنگ بھٹو صاحب نے کی تھی. کیا بات ہے. بچپن سے لے کے بھٹو صاحب ان کو اپنے ساتھ ہر بڑی بڑی جگہوں پہ لے جاتے تھے. اندرا گاندھی سے ملنے جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بچپن سے اپنے باپ کو دیکھا تھا. بھٹو صاحب کو کافی چیزیں بنی بنائی ملی تھیں. ان کا والد اچھی پوزیشن میں تھا. اسکندر مرزا صاحب جو تھے اس کے والد کے دوست تھے, تو انہوں نے اس کو اپنے ڈیلیگیٹس میں شامل کیا تھا. پھر یہ فارن منسٹر بنے, پھر ایوب خان. تو یہ اس میں انہوں نے اتنی تکلیفیں نہیں دیکھی. تکلیف اس نے دیکھی ہے بھٹو صاحب سے تاشقند والے مسئلے کے بعد. اس کے بعد ایوب خان نے بہت ان کے اوپر دباؤ ڈالا, ان کے بندے مارے گئے,
और जो शेरपा वहाँ पे मरा था अपना, उसके बावजूद भुट्टो साहब खड़ा रहा, डटा रहा, उसने भी बड़ी हिम्मत की। मगर जितनी हिम्मत बेनज़ीर साहबा ने की है, क्या बात है, उसका कोई मिसाल नहीं मिलता। कोई मिसाल नहीं मिलता। आगे आपका पॉइंट लास्ट में मुझे भाई साहब आप भी मौके दे दो, फिर मैं डॉक्टर साहब को इजाज़त दूं, डॉक्टर साहब से फाइनली हम लेंगे। मुझे आप ये बताएं, क्या आज इस सानही को 16 साल गुजर गए, तो अक्सर लियाकत अली खान की बात करें, दीगर लोगों की, तो कातिल मिलते ही नहीं है। बस हम ये कह देते हैं वो मुशर्रफ साहब थे, बस वो गुजर गए। और सहूलतकार भी तो होंगे। मैं समझता हूँ जी बिल्कुल सहूलतकार भी थे, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, इसमें देखें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ साहब की थी। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी मुल्क के लीडर को जिस जगह पे शहीद कर दिया गया, अभी मेरे ख्याल में उनकी डेड बॉडी अस्पताल भी नहीं पहुंची थी, तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई थी। तो क्या जल्दी थी इतनी? मैं समझता हूँ कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, आप और हम ना भी होंगे, एक वक्त ज़रूर आएगा कि इस मुल्क में तहकीकातें ज़रूर होंगी, क्योंकि मुल्क के हालात दिन ब दिन जिस तरह से जा रहे हैं, यही चीज़ है कि एक दफ़ा किसी न किसी चीज़ का तहकीकात होना चाहिए। सही। दूसरी बात को मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि जिसका अगर जो है ना, मेरे ख्याल में जो इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ होता है, तो ये अगर सिंध का कोई लीडर करता होता तो मेरे ख्याल में छुट्टी हो जाती उसकी आज तक, हमेशा के लिए। लेकिन ये सर्टिफिकेट की बात तो दुरुस्त है, इसको तो खैर मैं तो ये कहता हूँ तासुर खत्म अभी तक नहीं हुआ? खत्म होना चाहिए, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान पख्तूनख्वा देखें, वहाँ भी ये तासर है, बलूचिस्तान में भी ये अभी वो तासर पाया जाता है, कश्मीर में भी ये तासर पाया जाता है। बहुत सारे पंजाब के इलाकों में क्या हुआ? मैं वही बात कह रहा हूँ, देखें बात यह है ना कि वहाँ लोग सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ सजा ही काटते हैं, बाकी टांगे नहीं जाते। अच्छा। जिस तरह मसलन टांगे जाते हैं। जिस तरह सबसे बड़ी जो बलूचिस्तान के अंदर जो मुशर्रफ ने जो नवाबों के जो साथ जो किया है, जिस तरह उनको मारा गया, जो पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान थे, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए करे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि बेनज़ीर की उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो थी, वो वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ था और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो जिम्मेदार थी इसकी वो जिम्मेदार आप ठहराते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर सुराब सरकी साहब, अब आपके कंधों पर बड़ा इम्तिहान है। दो सवाल है सर आपके, एक तो कातिल कौन, सहूलतकार कौन, और दो जहनियतें इस मुल्क में काम करती हैं। एक वो है जो कहती है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फिर वो ये कह सकते हैं कि चलें अपोजिशन वाले तो हैं, वो तो जो बात कहें वो कर सकते हैं। दूसरा ये, क्या पीपल्स पार्टी को कितना लॉस था बेनज़ीर के जाने के बाद, क्या वो खला वो फुलफिल हो सकी या नहीं? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि एक भाई से आप दूसरे भाई ने उसको क्लियर भी किया कि बेनज़ीर भुट्टो ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। मैं भी रिकॉर्ड पे ये बात रखना चाहता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस तरह का कोई बयान दे कि मैं पंजाबी को लीडर नहीं मानती हूँ। ये बिल्कुल कोई मैनेज हुआ होगा, अखबार में भाई ने पढ़ा होगा, अलबत्ता मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। सही। दूसरा ये, जब हुकूमतें गिराई जाती हैं, जब साजिश होती है, तो कोई ना कोई इल्जाम उन पर लगता है। कभी मेमो गेट हो गया, कभी क्या होगा, आपको भी पता है, इस तरह के फैसले होते हैं। और ये मुआहिद वतन लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो सीक्रेट भारत गई थी खालिस्तान के। नहीं, ये बिल्कुल इस तरह है कि सिर्फ कह देना इसकी, अगर खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पॉसिबल भी नहीं होता कि दूसरी मरतबा पर वज़ीर आज़म बन गया, सोच भी नहीं सकते हैं। जब इतने ये पाकिस्तान की जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये जब छोटे से बयान पे इतना रिएक्ट करती है, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस तरह की कोई बात करती तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बनती। कोई भी फिर एस्टेब्लिशमेंट के लोग आते, लेकिन उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और यहाँ पर उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इल्जाम है, जो कि मतलब इल्जाम जो है ना, ये इतना बड़ा है कि इसकी कैसे हो सकता है। जब सर लगाने वाले लगा देते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, आप सही कह रहे हैं। देखें इसमें मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े लीडर जो मतलब मर भी जाए, लेकिन ये है कि मरने के बाद भी वो ये कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि नहीं, इसमें वो जो शख्सियात हैं जिस तरह वी वांट पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी ने भी कहा पाकिस्तान खपे। मैं बताऊं, हम तो ये समझते हैं कि जो
किरदार होते हैं उस वक्त वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने हरकत की होगी और वो उन्होंने की भी सही, शहीद भी किया, और खुद जजों ने भी आकर ये तस्लीम किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था। जस्टिस नसीम हसन शाह का भी आपने इंटरव्यू सुना होगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत का भी आपको पता है, जिस तरह आपको खुद ये जितने भी कह रहे हैं, ये तो जितने भी कट्टर मुखालिफ हैं लोग जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, मुखालिफ तब पूरी जिंदगी उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन वो भी अच्छा डॉक्टर साहब, एक तासुर ये भी तो दिया जाता है कि बेनजीर साहिबा को कॉल आई और कहा कि आप सनरूफ से बाहर आ जाएं, लोगों को हाथ हिलाएं, लोग आपके मतवाले बाहर खड़े हैं। फिर वो जो थी सफदर अब्बासी साहब को साइड किया गया, फिर वो खातून नाहिद खान वो साइड हो गई, जो बेनजीर के करीबी लोग थे उनको दूर कर दिया गया फौरन से। तो ये क्या मुअम्मा है? ये सब जो बातें होती है ना, ये मतलब पार्टी को या कोई घर में जो है उसको डैमेज करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। ये तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो एक बहुत बड़ी लीडर थी। मैं आपको बताऊं 2013 में मैं और मेरा सका भाई हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो इलेक्शन में 7,500 की लीड से जीत गया। तो जहाँ पर मैं गांव में एक नहर के किनारे पे बात करता था, वहां पर किसी ने आकर बम रख दिया। अच्छा, ठीक है, हाँ। बताएं। मैं उस दिन नहीं गया वहां पर, तो बच्चे खेल रहे थे वहाँ, बच्चे गए, उन्होंने उठाया तो वो बम फट गया। एक बच्चे का हाथ भी जाया हो गया, माइंड टाइप का बम था। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या किया कि मेरे भाई जो हैं उनके दरवाजे के ऊपर, घर जो बड़ा गेट है उधर जो खून लगा के कफन उसके घर पे रख दिया, ताकि आपस में जो है ये भाई आपस में और लड़ पड़े। बताएं। तो ये साजिशें होती हैं, और ये साजिशें जो मुखालफिन हैं वो करते हैं ताकि कत्ल भी किसी का हो जाए। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी की सब कुछ तो बेनजीर भुट्टो थी। आसिफ अली जरदारी आज जो है, वैसे तो वो भी एक बड़े जमींदार का बेटा था, उसका वालिद साहब भी एमएनए था, लेकिन उनकी जो शनाख्त इज्जत है वो तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वजह से है ना। और उन्होंने इतनी जेलें काटी, उनको क्या आफरें नहीं आई होंगी। क्या बात है, ठीक है। अब ये है कि मतलब कत्ल भी किसी का हो जाए और इल्जाम भी होती है, जिस तरह फिल्मों में सीन होते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जुल्म है। मैं बस मैंने मुझे चीफ जमाने के नाइम अली शाह ने फोन किया कि ये डीआईजी और ये कह रहे हैं कि आपका भाई का इलेक्शन था, आप इस पे केस करें। मैंने बोला मुझे कोई तस्दीक ही नहीं है, तो मैं किस तरह केस करूं, मैं और उसकी तहकीक करूंगा, बाद में जो है मैं इस मसले को देखूंगा। जब मैंने तहकीक की तो हमें लोग जो है और डैमेज करना चाह रहे थे, हम लड़े, तो हम आपस में भाई फिर बन गए। तो ये बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो को भी इसी तरह दूर रखा गया, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर मुर्तजा भुट्टो की शहादत का बना दिया कि इन्होंने चेंज कराया। आप ठीक है, ठीक है। ये सेगमेंट हमारा पहला सेगमेंट है, कल भी ये सेगमेंट हमारा जारी रहेगा। मैं आप कॉल पे ही रहें, लास्ट में आपसे एक मैसेज लूंगा मैं। डॉक्टर साहब, मैं भी मैसेज ले लूं पहले अडवाणी साहब से, फिर मैं शफकत साहब से। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं पहले तो दो बातें क्लियर करता जाऊं कि मैंने जो भी बात कही कि पंजाबी के हवाले से और उसके हवाले से, तो अपनी तरफ से नहीं, कि उस वक्त के अखबारों की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त के न्यूज़पेपर्स की अभी आप चले जाएं नेट में, तो उस वक्त नवाए वक्त नवंबर 88 के निकाल लें, और मशरिक अखबार, उन दोनों में ये रिपोर्ट चली थी कि बेनजीर भुट्टो ने कहा है कि मैं पंजाबी लीडर को नहीं मानती, जिसका फायदा आईजी ने उठाया और कहा जाग पंजाबी बात। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि वो जो 1-to-1 मीटिंग हुई थी राजीव गांधी से, तो वो भी इंडियन अखबार और पाकिस्तान अखबार के अंदर चली हैं वो बातें। वो मैं नहीं कह रहा कि उसकी वो 100% सही है, गलत वो नहीं, मेरी अपनी अखबारों ने छापा, अखबारों में छापा, इंडियन अखबारों में भी छापा, पाकिस्तान में छापा। और वहाँ पर जो सिख जो पाकिस्तान आए हुए थे, जो क्योंकि जो इंदिरा गांधी के वक्त जो ऑपरेशन हुआ था, तो
तो उस वक्त बॉर्डर का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था वाघा का, तो वो सिख जो थे वहाँ पर वो सब भाग के पाकिस्तान आ गए थे। तो उसके हवाले से जो बात है उसकी पूरी डिटेल मैं दे सकता हूँ, तो उस वक्त के इंडियन अखबारों में और पाकिस्तानी अखबारों में चली गई, मेरी अपनी जाति कोई बात नहीं है। मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इस तरह के लीडर्स के जब जाते हैं तो कौमों का, नेशन का क्या नुकसान होता है? देखिए नेशन का तो नुकसान हो ही जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीज़ ऐसी है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, कोई कभी इंक्वायरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मर्डर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, हो गई, दुनिया में होते हैं, अमेरिका में हो गई, लेकिन उनकी तहकीकात होती है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तहकीकात ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि किसने किसका मर्डर किया। हमको जब मौका मिलता है जिसको जो आता है बोल देता है ये होगा, कोई बोलता है ये होगा, कोई होगा, लेकिन हमको राइट नहीं है एक लिमिट से ज़्यादा किसी के ऊपर हम डायरेक्ट अटैक कर दें, क्योंकि तहकीकात ही नहीं हुई तो कोई गिल्टी तो हुआ नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। शफकत भाई साहब, डॉक्टर सराब सरकी ने कहा कि देखें मुर्तज़ा और बेनज़ीर साहबा को लड़वाया, फिर उन्होंने अपने घर की मिसाल दी, आप क्या मैसेज देंगे आज इस पहले सेगमेंट में जो हम बेनज़ीर साहबा को ट्रिब्यूट कर रहे हैं? उनके घर का मसला है, मुझे पता नहीं है कि उनका घर में क्या उनका इख्तलाफ था या क्या था, मगर ये था कि मुर्तज़ा भुट्टो को भी बेनज़ीर साहबा ने मना किया था कि आप ना आए यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे कि यहाँ आप के ना हालात आए ठीक कि नहीं है, यहाँ मत के आए हालात आप। ठीक नहीं है। और बाकी ये बात हो रही है कि कमीशंस बनती हैं, तहकीकात होती है, हुम्मतुर रहमान कमीशन भी आ गई, इतनी बड़ी बुक है, उन्होंने बाकायदे लोगों के ऊपर लगाया कि इसने ये किया, इसने ये किया, हुआ कुछ नहीं, एक्शन तो किसी पे कुछ नहीं हुआ। ये कमीशन है जो जुडिशल कमीशन बनती है ना, ये टुथलेस होती है, आपको हकायक तो पता चल जाता है, एक्शन किसी पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? बस वो आप देख लें, शेर की मर्जी अंडे दे बच्चे दे, तो शेर का पता है आपको कि जिस तरीके उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि वो, आज तक लियाकत अली खान का पता नहीं चला, आज तक भुट्टो साहब को तो सीधा सीधा पेट के फांसी दे दी गई, बेनज़ीर साहब का कुछ पता नहीं चला, मुर्तज़ा का अभी तक कंफ्यूजन है, 15 साल हो गए, 17 साल, तो अभी तक उसका केस ही नहीं चल रहा है, कभी सुनवाई होती है कभी नहीं होती है। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा ही चलता रहेगा, जब किसी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर जुर्म होते रहेंगे, जुर्म होते रहेंगे। बाबर भाई साहब, ये जुर्म होते रहेंगे, जुर्म रुकेंगे कब? क्या हम आगे फ्यूचर में भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसी शख्सियात या मुल्क के बड़ी लीडरशिप ऐसे ही शहीद होती रहेंगी और फिर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर जैसी लीडर तो दोबारा पाकिस्तान को मिल नहीं सकती जो मिल गई, लेकिन मैं समझता हूँ अब जो लीडर हैं, लीडर भी जो है उनको भी अपनी हदूद में रहना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले और दूसरे लोग भी कम से कम अब ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। मुल्क में अब एक स्मित तौर पे चलना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, कोई भी जुर्म हो। इस वक्त भी जो केसेस चल रहे हैं उनकी सही मायने में तहकीकात हो। मैं काजी ईसा फायज़ का मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिसने उन्हें ओपन कोर्ट लगाया, ओपन कोर्ट लगाकर उसकी तहकीकात की जाए ताकि कौम को भी पता चल जाए और सारे लोगों को इन चीज़ों का पता चल जाए। लेकिन पाकिस्तान मज़ीद किसी की मर्डर या किसी का धमाका या ये चीज़ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर सराब सरकी साहब, आपका भी मैं मैसेज लेना चाहूँगा, क्या मैसेज देंगे? कितना बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान का, आज 16 साल बाद भी पीपल्स पार्टी के यहाँ या आम आदमी या खवातीन बड़ा मिस करती हैं बेनज़ीर साहिबा की सियासत को और उनकी शख्सियत से जो इंस्पायर हुआ करते थे, फिर ऐसी खातून शायद ना आए। बिल्कुल आप सही फरमाए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लॉस है वो कभी पुर नहीं हो सकता है। आप ये देखें कि उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जो उनके बदतरीन जो सियासी हरीफ थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ COD उन्होंने साइन किया और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी थी सियासत की और वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती थी। बदकिस्मती से उनको सही तरीके से काम करने नहीं दिया गया और जब भी हमारे साथ ये बैठती थी तो ये कहती थी कि हमें उसी तरीके से नई फ्री हैंड है कि हम इस मुल्क में काम कर सकें और यही बड़ी बदबख्ती है इस मुल्क की। अगर उनको जो अच्छे अच्छे लीडर हैं, और लियाकत अली खान से मैं अब बात शुरू करूंगा, या जो दूसरे लीडर शहीद हुए, यहाँ पर मुर्तज़ा भुट्टो हो गया और उसके बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाब अकबर खान बुट्टी और बहुत सारे लीडर जो है जो कि मतलब जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान के अंदर जेलें काटी और फिर उसके बाद वो जो कि बहुत सख्त पाकिस्तान के हामी थे वो फिर वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए।
माँ का किरदार होता है रियासत रियासत का। ट्रू ट्रू तो ये जो है जितने भी लीडर हैं, जितने भी अच्छे लीडर हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करें लोगों की खिदमत करने के लिए, तो वो तो बड़े बेनिफिशरी होंगे, सही पाकिस्तान भी बड़ा मजबूत होता। ठीक है हमारे मुकाबले में मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ कि ठीक है बड़ा मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर पाकिस्तान को नवाजा है जिन चीजों से, तो ये हमें तो एक आइडियल मुल्क है, और स्ट्रेटेजिकली भी इसको अगर हम सही सही। तरीके से चलाएं तो ये ठीक है। दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सिल्की साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए टाइम दिया हमें, और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भुट्टो दी बेटी आई सी इंज जान दी नजर चढ़ाई सी। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मुल्क के लिए जो सर्विसेज थी, जो उनकी खिदमात थी। आप 2 बार फॉर्मर वज़ीर आज़म बनी, और न सिर्फ मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, आपने फर्स्ट वुमेन बैंक दी, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हुए लेडीज़ हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम दिया, पाकिस्तान टेलीकॉम आप लाई, तो आपके अदवार में भी बहुत सारे तरक्याती काम हुए। बदकिस्मती कि आपको आपका आइनी मुद्दा आपकी हुकूमत को पूरा न पहली हुकूमत में करने दिया गया, न दूसरी में करने दिया गया। फिर बिलाखिर आप तवील जलावतनी के बाद 2007 में जाम शहादत नोश कर गई। आज ही का वो स्याह दिन था 27 दिसंबर का, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के काफ़िले पे धमाके हुए, गोलियां बरसाई गई और बेनज़ीर साहिबा जाम शहादत नोश कर गई। पिंडी का सर वो मकाम था, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी सियासी कैंपेन चला रही थी। आज 2023 है, आज भी मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कैंपेन भी जारी है, बड़े बड़े लीडर उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। बेनज़ीर साहिबा ने कैसे सरवाइव किया, एक बेटी से लेके एक वाइफ का सफ़र, एक पिंकी जो अपने वालिद के साथ जाया करती थी मुल्क के दौरों पर, फिर उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से सियासत सीखी, फिर उन्होंने अपनी अमली सियासत में लोहा बनवाया, न सिर्फ डिक्टेटर ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, अलबत्ता फिर जनरल मुशर्रफ से भी लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गई। अलबत्ता उनका विज़न, उनका नज़रिया, उनकी सोच नहीं हारी, वो जीत गई। इस स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सीनियर पॉलिटिशियन है, कई अदवार अपने मुल्क की सियासत के, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब 27 दिसंबर योम स्याह के तौर पर मनाती है पीपल्स पार्टी, अलबत्ता न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि बेनज़ीर पाकिस्तान की पूरी आवाम बल्कि दुनिया भर के लोग। ऐसा ही है, आप किन अल्फाज में याद कर रहे हैं आज 27 दिसंबर को बेनज़ीर साहब? साजिद साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए ये स्याह दिन है, ये इंतहाई गमगीन दिन है। जिस दिन हमारी पाकिस्तान की शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के उन कुव्वतों ने, उन दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया जो कंटिन्यू उन्हें धमकियां भी दे रहे थे बहुत अरसा उनको। आप देखें ना, उससे पहले जो साना हुआ है हमारा कारसाद, यही थे, उनसे पहले भी उनको बड़ी थ्रेट थी। लेकिन मैंने कम से कम एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बहादुर बताएं खातून लीडर मैंने नहीं देखी, और ना शायद आगे हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें। आप देखें कि उसने कितनी जद्दोजहद की। देखें कि ज़ियाउल हक से, एक डिक्टेटर से बताएं नहीं डरी,
एक नहत्ती बच्ची 20-22 साल की, 19 साल की जेलों में, सर, बच्ची, सखर जेल में थी आप? सखर जेल, वो तो जेलें तो छोड़े जी, और क्या क्या नहीं उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। जिस बच्ची के सामने, अल्लाह, ऐसा ही, जिस बच्ची को यानी जिस रात भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी, उस रात उन्हें गले नहीं लगाने दिया अपने वालिद को, मुख्तसर कर दी थी मुलाकात जेल सुप्रीडेंट ने। ये तो किताबों में लिखा है। ना माँ को मिलने दिया, ना बेटी को मिलने दिया, करीब से बस दूर से उन्हें बस चंद बातें की मोहतरमा ने। और देखें वो बहादुर लीडर हिम्मत नहीं हारती हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में उन्होंने अपने बाप की लाश देखी है, आजकल के जो लीडर हैं उनकी क्या, मैं कहता हूं कि वो, बस मेरे पास लफ्ज नहीं है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को खराज तहसीन। आप देखें जद्दोजहद की, जो नहीं घबराई, अपनी वालदा को सहारा दिया, पाकिस्तान की आवाम को सहारा दिया। ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर जितने सियासतदान थे, उनके उस वक्त की जो लीडरशिप थी, जिन्हें लोग अंकल के नाम से याद करते हैं, सही, एक मशहूर लफ्ज है, हाँ। वो सब तितर बितर होके छुप गई थी, भाग गई थी, पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने। मेरे पास बहुत सारे नाम है अगर मैं लूं, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा। सही, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपोजिशन की जमातें या दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं के साथ साथ जो हमारी सहाफ़ी तबका है, जो वकला बरादरी है, हर मकातिब फ़िक्र में बेनज़ीर साहिबा की पॉलिटिकली जो उनकी जिद्दोजहद है उनको बड़ा सराहा जाता है, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरार अहमद अब्बासी साहब ने। भाई साहब खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। भाई साहब 27 दिसंबर 2007 में पाकिस्तान की फॉर्मर वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। आज 16 बरस बीत गए, ना उनके कातिल पकड़े गए, और वो एक जो शमा जो गुल हो गई, पाकिस्तान को बड़ा लॉस हुआ, पूरी दुनिया ने इस पे मज़म्मत की। आप किन अल्फाज में बेनज़ीर साहिबा की शख्सियत को याद करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखिए, मैं समझता हूँ कि वो एक अहद था जो तमाम हुआ। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आज जितनी भी खवातीन पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल थी। और न सिर्फ खवातीन जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि वो खवातीन जो बिजनेस वुमेन है, या वो खवातीन जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर हैं, उन सब की रोल मॉडल बेनज़ीर भुट्टो था। क्योंकि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो बात की, वो कोशिश की कि इस मेल डोमिनेटेड माशरे के अंदर उन्होंने जिस तरह से औरत की अहमियत और इज्जत को उजागर किया, उसके लिए वो बाइसे सताइश है। जहां तक आपने जिक्र किया कि 16 साल गुजर गए और उनके कातिल आज तक नहीं पकड़े जा सके, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा डायलेमा है। लियाकत अली खान से लेके आज तक जितने भी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, किसी का भी जो है वो सुराग नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पर मैं फिर पीपल्स पार्टी को इसका इल्जाम इसलिए दूंगा कि बीबी की शहादत के सदके में उनको 5 साल की गवर्नमेंट मिली विफाक के अंदर, और वो बेस्ट टाइम था क्योंकि इंसिडेंट जो हुआ था वो उसी वक्त हुआ था, और उसके बाद ही इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की मुल्क में गवर्नमेंट बनी, और उन्होंने 5 साल तक बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन थी उसकी कोई तहकीकात नहीं की। उस केस को बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज किया, जो मेरे ख्याल में क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। उनका जो लॉस है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की मुजरमाना गफलत है वो भी बहुत बड़ी है। एक ऐसी कायद, एक ऐसी लीडर जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी, और उनकी उस पीपल्स पार्टी को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, और जो बचे कुछ रहनुमा थे, जिस तरह भी एक साथी बात कर रहे थे टेलीफोन लाइन पे, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की कि अंकल्स, वो अंकल्स डोमिनेट करना चाहते थे पार्टी पे, और बेनज़ीर साहबा ने उन अंकल्स की गैर मौजूदगी के अंदर भी पार्टी को बिल्कुल नए सिरे से मुनज़्ज़म करके, और वो तमाम क़यादत जो भुट्टो साहब के साथ थी उससे हटकर 88 में उस पीपल्स पार्टी की नई क़यादत सामने आई, और जितने भी जो लोग मिनिस्टर्स थे भुट्टो साहब के साथ
اور وہ سارے انکل ان میں سے 2-4 نے تو اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی, بتائیں. لیکن ہاں. وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں زبردست, ٹھیک ہے. 27 دسمبر ہمارے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے بہت نقصان دہ عمل ہے, سیاہ باپ ہے, سیاہ باپ ہے. میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا. آپ کیونکہ ایک دہائی سے آپ خود پولیٹکس کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی جلا وطنی, پھر وطن واپس آنا, پھر ضیاء الحق جیسے ایکسپیرینس اور ایسے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنا جنہوں نے اس کے والد کو پھانسی پہ چڑھایا. پھر ہم نے دیکھا 90s میں پھر ان کے بھائی شہید ہو گئے. مطلب قربانی پہ قربانی, آزمائش پہ آزمائش, پھر یہ آزمائشیں مطلب کمپرومائز نہیں کیا کبھی بھی بے نظیر صاحبہ نے. پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ واپس چلی جائیں, ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے, میں واپس نہیں جاؤں گی. یہ کیا سوچ تھی, کیا عکاسی کر رہی ہے یہ؟ دیکھیں اس میں ایک تو وہ دلیری کی ایک مثال انہوں نے قائم کی نا, کیسی خاتون. دیکھو یہاں بدقسمتی سے مردوں میں بھی وہ دلیری نہیں پائی جاتی جو بحیثیت خاتون ہو کہ وہ دلیر تھی. پالیٹکس از آل اباؤٹ سیکریفائس, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے پالیٹکس میں سیکریفائس تو کرنا پڑتا ہے, اور جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت سے میٹرز اس طرح ہیں کہ ان کو سیکریفائس پرسنلی کرنا پڑا. لیکن بے نظیر صاحبہ کی جو سب سے پازیٹیو چیز میں آج کے دور میں سمجھتا ہوں, اور آپ کے چینل کے توسط سے میں وہ اوپنلی کہوں گا, بے شک میرا تعلق ان کی ایک اوپننٹ جماعت سے ہے, کہ بے نظیر بھٹو ایک رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی. کیا بات ہے. اور انہوں نے سیاست کے اندر اپنی وزاداری کبھی نہیں کھوئی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی تصاویر پھینکی گئی ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے, اور جس طرح سے کبھی بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. جملے بدقسمتی کے ساتھ جملے کسے گئے بے نظیر صاحبہ کو, جی کئی جملے کسے گئے, بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ان کی وزاداری جو ہے نا, جو لیک کر رہی ہے موجودہ پالیٹکس میں. آج بدقسمتی سے پالیٹکس جتنی پلیوٹ ہو چکی ہے, پلیوٹ ان اے سینس اس طرح کے اس وقت تو ہر ایک کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور سیاست میں جو وہ رواداری اور تھی کہ جنگ کے اندر بھی عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا, تو سیاست کے اندر بھی اس طرح تھا کہ فیملیز کو ہٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو بے نظیر بھٹو نے اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی ان کو بلو دی بیلٹ کبھی ہٹ نہیں کیا, جبکہ وہ مخالفین ان کو بلو دی بیلٹ ہٹ کرتے رہے, لیکن اس کے جواب میں بھی انہوں نے وزاداری کی, ان کی پالیسیز کو ہٹ کیا. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ حالات ہے, جس طرح اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر لوگوں کے پولیٹیشنز کے گھروں تک چیزیں لائی جا رہی ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس میں لیک کرتا ہے بے نظیر بھٹو جیسی خاتون کا کہ وہ وزاداری ہمارے پولیٹیشن, میل پولیٹیشنز میں بھی ہونی چاہیے. فیمیلز میں تو خیر ہوتی ہے, لیکن میلز میں بھی ہونی چاہیے جو لیک کر رہی ہے. تو یہاں پر میں ان کو بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ان کی ذات کو ہٹ کیا گیا تو انہوں نے پلٹ کے اس کا جواب ذات سے نہیں دیا, پالیسی سے دیا. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا احسار عباس صاحب نے موقف دیا. رزاق باجوہ صاحب, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کچھ ماضی کے باب کھولے. ایک اپوزیشن پارٹی کے رہنما ہوتے ہوئے انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو قدر اور انہوں نے ٹریبیوٹ کیا کہ نہیں, ایک خلا جو پر نہیں ہو سکتا. نہیں, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عباسی صاحب کا کہ وہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کی. اور بے نظیر تو بے نظیر تھی نا جی. بے نظیر پر تو آپ مہینوں بات کر سکتے ہیں, ان کی بہادری پر, ان کی وفاداری پر, ان کی ملک سے محبت پر, ان کی اپنے والد کے ساتھ محبت پر, اور پاکستان کی عام عوام سے. آپ دیکھیں کہ جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت سے پہلے جو ہمارے کارساز فسانے پر جو حملہ ہوا تھا بے نظیر صاحبہ پہ, جس میں اللہ پاک نے انہیں بچ گئی تھی, اور وہ اس میں ہمارے جہالے کارکنان کی بڑی تعداد شہید ہوئی, ہماری پولیس بہت شہید ہوئی, اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, 500-600 لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ اسی صبح جناح ہاسپٹل جاتی ہیں, سول اسپتال جاتی ہیں, آپ ان شہداء کے گھروں پر جاتی ہیں جس پورے پاکستان کی
جو اس وقت کے ادارے تھے، جو ملک کی سلامتی کے ادارے، وہ انہیں منع کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں ابھی یہ آپ نہ نکلیں، آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے. اور ان کی جن کے ساتھ لڑائی تھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ بھی ہمارے سے نہیں لڑ سکتا جن کے ساتھ. اور جنہوں نے مارا، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ طالبان نے مارا ہے محترمہ بینظیر صاحبہ کو، اور انہوں نے کہہ کر کے شہید کیا انہیں وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو مار دیں گے، تو وہ ڈرتی نہیں تھی ان سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی جو بھی طاقت مند گورنمنٹ تھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی ان کو تحفظ دینا. وہ ایک نیشنل لیڈر تھی، وہ 2 بار ملک کی پرائم منسٹر رہی تھیں اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی وہ لیڈر تھیں. لیکن اس وقت کی جو صوبائی گورنمنٹ تھی، اس وقت کے جو چیف منسٹر صاحب تھے ارباب رحیم صاحب، انہیں سیکورٹی نہیں دی جس کی ان کا حق تھا. اور میں تو یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں آج کے دن کہ پوچھا جائے کہ اس جو سانہ ہمارا ہوا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی پوچھے گی نا. نہیں میں تو دیکھیں یہ انویسٹیگیشن تو پیپلز پارٹی نے نہیں کرنی نا. وہ تو ادارے موجود ہیں ملک میں، ایجنسیز موجود ہیں. FIR بہادر آباد تھانے میں موجود ہے. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی دوسری FIR راولپنڈی میں موجود ہے. کیوں ادارے نہیں کر رہے؟ ادارے کریں. اگر کچھ لوگوں کی انگلیاں، یعنی ہمارا ہی گھر جلا، ہماری لیڈر شہید ہوئی ہیں اور ہم پہ اٹھائی جائے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کیا حقائق ہے. تو میں تو اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بینظیر صاحبہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، کٹہرے میں لایا جائے، ہماری پارٹی کو انصاف دیا جائے. لیکن اس طرف تو بات کی نہیں جاتی. الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ہی خود اپنا گھر جلایا ہے. یہ بڑا مطلب یہ کہنے والوں کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے، خدا کا خوف کھانا چاہیے کہ اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس نیشنل لیڈر کی. جب اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب 5 سال آپ کی حکومت تھی، 5 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ لاتے کہ یہ تھے قاتل؟ دیکھیں ہم نے انویسٹیگیشن کروا لی. دیکھیں قاتلوں کا سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے قاتل کون تھے، اس وقت کون دھمکیاں دے رہے تھے اور کون. بینظیر صاحبہ نے نام بھی تو دیے تھے، سابق جنرل مشرف. بالکل بینظیر صاحب، لیکن بدقسمتی سے کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، ان کو بھی اداروں نے ریلیف دے دیا. بالکل میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص مرنے سے پہلے نام دے دے کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، اور انہیں تو سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے. سر اس وقت کاف لیگ تھی اور کاف لیگ کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کر لیا تھا. باجوہ صاحب آپ ماضی میں جائیں نا. اتحاد کی جو رہی بات، وہ تو بھٹو صاحب کی شہادت جب ہوئی تھی 1979 میں، اس وقت بھی جو جماعت پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے جو محاذ بنایا ہوا تھا، ہم نے تو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، ملک سے ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے ایک وقت ایسا ہے کہ انہیں بھی ساتھ بٹھایا. ہم نے MRD بنائی، MRD کی پلیٹ فارم سے جدوجہد کی. اس میں اصغر خان موجود تھے، اس میں بہت سارے لیڈر موجود تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملک وہ جو چاہتے تھے کہ ملک سے بالکل جمہوریت کا بستری گول کر دیا جائے، ہم نے تو انہیں ناکام بنایا ہے. بینظیر صاحبہ نے تو اپنی جان کی قربانی دے کے اس ملک میں شہادت دے کر کے انہوں نے جو جمہوریت کے چراغ جلا گئی ہیں، وہ تو انہوں نے تو اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. جیسے آج کل کے لیڈر ہیں جو بالٹیاں منہ پر لے کر اور وہ لوہے کی دیواروں کے اندر بھی چلنے سے ڈرتے تھے، تو ایسا تو نہیں بینظیر صاحبہ نے کیا. ٹھیک ہے، میں بڑھاتے سلسلے کو. آپ خاتون رہنما ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے مسرت نیازی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ محترمہ مسرت نیازی صاحبہ، خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ جناب. محترمہ 27 دسمبر یوم سیاہ مناتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور نہ صرف پیپلز پارٹی، بچے بڑے بینظیر صاحبہ کی بڑی فین فالوئنگ ہے. 16 سال گزر گئے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے. اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پاکستان کی 2 بار کی فارمر وزیر اعظم کو خودکش دھماکوں اور گولیوں کی زد میں شہادت نوش کرنا پڑی. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی بڑی اور خوبصورت ہستی کے لیے میں سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح لب کشائی کروں. اور دیکھیں ایک چیز ہے ساجد بھائی کہ بھٹو خاندان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ خون سے رنگین ہے، اسے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. اور جہاں تک 27 دسمبر 2007 کا تعلق ہے،
لیکن ظالموں نے بی بی شہید کو ہم سے چھینا ضرور، مگر ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہ نکال سکتے اور نہ کبھی نکالیں گے۔ ایسی عظیم ہستیوں کو اگر ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے اور سوچیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری جیسی کوئی پولیٹیکل ورکر یا آپ جیسا کوئی انسان انہیں کبھی بھول سکتا ہے۔ تو بھولنے والی تھی نہیں، لیکن وہ بھولنے والی کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے جو بھی لیکن بی بی شہید دیکھ جو مصائب کا سامنا کیا، جتنے مصائب انہیں آئے، اپنے والد کی دیکھیں شہادت دیکھی، ڈکٹیٹر کے سامنے وہ خاتون، وہ میری بہن جھکی نہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ درس دیا، جتنی بھی خواتین نہ صرف ملک کے اندر، میں کہتی ہوں پوری دنیا کے اندر انہیں ایک موقع دیا، انہیں ایک ہمت دی اور ایک ڈھارس بندائی کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے، چاہے تو وہ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکی۔ آج کل تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو جناب لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی چھوڑ کے چلے جائیں گے، بہانہ بنائیں گے صحت کا، کوئی چھوڑ کے ویسے جائے گا ہم پہ مشکل، تو انہوں نے تو مشکلات کا سامنا کیا، گلے لگایا مشکلات کو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل مشکلات کا سامنا کیا، نہ صرف سامنا کیا خود بلکہ ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ شہادتیں لیڈر دیں گے، کارکن کی تو بات کی بات ہے نا۔ تو اس طرح کے جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ سامنا پیش کرنا مشکلات کا اور ثابت قدمی سے رہنا، تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھٹو خاندان سے سیکھے۔ اور یہ اسی لیے آج بھی لوگ اگر محبت کرتے ہیں اس خاندان سے، اس پارٹی سے، تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ پارٹی واقعی عوامی پارٹی ہے۔ بالکل، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے بی بی، لیکن لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو قاتل ہیں یا ان کی قتل میں جنہوں نے سہولت کاری کی ان کو بھی ٹانگا جائے، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ منصوبہ کیا تھا، یہ ناپاک عزائم رکھنے والے تھے اور ہم نے ان کو ایز پر لا پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، دوسرا یہ بھی پوچھتے ہیں بے نظیر صاحبہ کے چاہنے والے، بھٹو فیملی سے پیار کرنے والے پاکستان کے لوگ، کہ وہ جو بے نظیر صاحبہ کے آجو باجو ساتھ ساتھ لوگ گھوما کرتے تھے، صفدر عباسی جیسے، ناہید خان جیسے، جو بے نظیر صاحبہ کا موبائل فون بھی لے کے گھومتے تھے، ان کا پرس لے کے بھی گھومتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیں یہ چیز تو ساجد میرے بھائی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ناہید باجی کو یا صفدر بھائی کو کسی نے پارٹی سے نہ نکالا، نہ کچھ ایسا ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان سے بھی پوچھ لیں تو وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ میں اس پر کسی قسم کا تبصرہ کروں نا۔ بات دراصل یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیں بے نظیر صاحبہ کے لیے لوگ چاہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بی بی صاحبہ کو جو دشمن بھی تھا اس کی بھی جو نا آنکھوں میں ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ممکن ہے کہ ان کے قابل سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر جو لیڈرشپ تھی ان کو کوئی شک و شبہ ہوا ہو کہ جو ان کے قریبی ساتھیوں پر۔ دیکھیں میں نہیں دیکھیں میں اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتی ہوں کہ شک و شبہ ہے یا وہ عدالت جانے یا وہ تحقیقاتی ادارے جانے، میں کون ہوتی ہوں شک و شبہات کی بات کہنے والی، لیکن یہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ اس کا صحیح معنوں میں جو شہادت ہوئی ہے اس کے محرکات جو تھے یا جو بھی لوگ ہیں محرکات میں شامل یا اس میں شامل جو لوگ تھے، میں تو کہتی ہوں اللہ کا قہر تو نازل ہوگا، لیکن ہماری عدلیہ کی طرف سے بھی ان کی چھان بین کر کے بہت گہرائی میں جا کے اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا جائے تو وہ میں کہتی ہوں کم نہیں ہوگا، بلکہ چوراہے پہ نہ لٹکائیں، ایک دفعہ فائنڈ آؤٹ تو کریں نا۔ میرے جیسی ایک عام پولیٹیکل ورکر بھی جو ہے نا اپنی شہید بی بی کا بدلہ لینے کی کھڑی ہوگی نا۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ وہ تو اتنی معصوم تھی، وہ تو ان کے پاس پیار نہیں تھا، وہ آئی اور کہا بھی گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا فیڈز ہیں آپ نہ نکلیں۔ 18 اکتوبر کو جو واقعہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے دن صبح ہی صبح اٹھتی ہیں تو چل پڑتی ہیں جناب اپنے لوگ زخمی تھے ان کی عادت کے لیے چل پڑتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہیں بھی وہ جاتی ہیں تو ریڑیوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں عوام سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کو تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، وہ تو کہتی تھی کہ بس مجھے اپنے رب کا خوف ہے، اور رب نے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ان جیسی خاتون نہ ہمارے ملک میں نہ ایشیا میں
कभी आ सकती है, ना कभी आएगी, और क्या ना ही बात कोई उसकी कमी पूरी कर सकता है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात। जैसा नाम था वो वैसी बेनज़ीर थी। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बाजवा साहब, वो जैसा उनका नाम था वो वैसी बेनज़ीर थी। फिर वो जो बेनज़ीर के साथ मैंने बीबी से सवाल किया, मुमकिन है वो जवाब देने से कासिर हैं, वो जो करीब के लोग थे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आप अगर देखें उस टाइम बड़े एक्टिव थे, बेनज़ीर साहिबा की सारी सिक्योरिटी पे मामूर थे। फिर आप वो देखें, वो जो खातून हैं नाहिद, वो अलग हो गई। होता तो ये, अगर मैं गलत ना हूँ, तो बीबी के बाद उनको कोई मनसब दिया जाता, कोई वजारत दी जाती, लेकिन हमने ये देखा कि वो पार्टी से ही बाहर चले गए। नहीं, देखें, अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने खुद इख्तलाफ किया, खुद पार्टी छोड़ी। अब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहिबा या नाहिद जो हमारी बहन है, उन्होंने, देखिए, पीपल्स पार्टी तो एक समंदर है। अभी आप देखें कि चौधरी एतजाज हसन ने छोड़ दी, अभी खोसा साहब ने छोड़ दी। इस तक देखिए, पार्टी छोड़ना ये तो हर किसी का अपना इख्तियार है, वो पार्टी में रहता है। अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं ना, अपनी वजाहत दे सकते हैं कि जी हमने पार्टी क्यों छोड़ी है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खड़ी हुई है, हमारा मंशूर खड़ा है, हमारी पार्टी खड़ी है। हम ठीक है, हम कभी मुल्क में इक़्तिदार में, कभी सूबे में अब पार्टियों में, अब हालिया भी आपको मैंने इतनी बड़ी मिसाल दी है, चौधरी एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इनको क्या प्रॉब्लम थी? इनको क्या निकाला है पार्टी से? नहीं। क्या इन्हें हमने शोकाज दिए थे? क्या इन्हें इनसे कोई मनसब वापस लिया था? क्या इनसे कोई जिम्मेदारियां? नहीं। अब कोई अपने लालचों में, अपने मफादात के लिए कोई पार्टी छोड़ता है तो उसे रोका तो नहीं जा सकता ना। अब खोसा साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा एमपीए बन जाए, मैं एमएनए बन जाऊं, और ज़ाहिर है उनकी ये ख्वाहिश थी और अल्लाह करे उनकी पूरी हो जाए, हम तो दुआ गो हैं। तो पार्टी छोड़कर चले जाना, ये जाने वाले की अपनी रजामंदी होती है, उन्हें पार्टी ने नहीं निकाला। अभी इलेक्शन का सीज़न है, 2023 में आम इंतखाबात के लिए लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, कैंपेन्स भी वेरी सून चल जाएंगी, कई मकामात पर चल भी रही हैं। बहुत सारी पार्टियां मंशूर दे रही हैं। चेयरमैन साहब भी आपके कह रहे हैं कि हम भी सैलरियां बढ़ाएंगे, वो ये भी कहें कि हम बीबी के कातलों को अगर हमें फिर इक़्तिदार मिला तो पकड़ेंगे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। देखिए, इससे तो कोई इनकारी नहीं की जा सकती ना मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब की। हाँ, हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातलों की भी गिरफ्तारी का, उनके खिलाफ तहकीकात का, उन्हें कटहरे में लाने का मुतालबा करते हैं, जबकि उसके कातिल सारी दुनिया को पता है। वो तो सामने है ना, वो तो अदलिया खुद कह चुकी है कि ये हमसे बड़ा जुल्म हुआ है, और जो उस वक्त के जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये एक बड़ा जुल्म हुआ। तो इसी तरह तारीख, इंशाअल्लाह, मैं आपके चैनल पर आज 27 दिसंबर के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तारीख इंशाअल्लाह बेनज़ीर भुट्टो से भी माफ़ी मांगेंगे कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, हमसे बड़ा, चाहे उन्होंने इंटरनेशनल लॉबी ने की है या पाकिस्तान में उन्हें जो सहूलतें हासिल थी सहूलतकारों की उन्होंने की है, या तालिबान ने की है, जिस भी कुव्वत ने की है, इंशाल्लाह वो एक दिन कटहरे में भी आएंगे, क्योंकि बेगुनाह का खून छुपाया नहीं जा सकता। वो मासूम थी, वो बेनज़ीर थी, उसका क्या कसूर था? वो क्या नुकसान कर रही थी इस मुल्क का? वो तो अपने लोगों की आवाज बन रही थी। वो तो एक डिक्टेटर को कह रही थी कि जी आप 10 साल से हमारे मुल्क पे काबिज है, अब आप छोड़ दे जान हमारी। उन्होंने नहीं, बेनज़ीर साहबा इस मुल्क की सलामती की जामिन थी। वो तो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के लिए, इस मुल्क की आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार देने के लिए अगर मैं आपको उस टाइम पे आपने कहा कि बेनज़ीर साहबा बहादुर थी, मैं भी कह रहा हूँ कि शायद ऐसे मर्द भी क्या बहादुर होंगे। बिल्कुल अल्लाह पाक ने उनको नहीं हो सकता, हौसला दिया था। बेशक। सर 12 मई चीफ जस्टिस साहब घर पर, दहशतगर्दी उरूज पर, बुकटी साहब का मामलात अभी ही गुजरे थे, मुल्क ऐसे हालात से गुजर रहा था, और ऐसे हालात में बेनज़ीर साहबा कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ वतन वापस। फिर ये निशानियां थी ना उनकी बहादुरी की। देखें, वो बेनज़ीर साहबा ये समझ चुकी थी, वो बहुत ज़हीन सियासतदान थी, ना कोई पैदा हो सकती है उसके बाद बेनज़ीर, ना बेनज़ीर कोई बन सकती है, ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें कि बेनज़ीर साहबा के आने
से ही नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ रामवार हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ऐसे ही नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल पहले करना आए चाहता थे, सही क्या बात उनमें है। जरूरत थी यहाँ आने की? नहीं, बिल्कुल ऐसे सही सही कह रहे हैं। क्या हिम्मत थी? मिसा के जमहूरियत दोनों लीडरों ने किया। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें पाकिस्तान में लाई थी, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें लेकर कर आई है। आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मदद से, पीपल्स पार्टी की रजामंदी से, पीपल्स पार्टी की सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वो पाकिस्तान आए। ये शहबाज शरीफ साहब को जेलों से निकाल कर हमने वजीर आजम बनाया, ये है पीपल्स पार्टी। हम मफादात की सियासत करते तो हम बिलावल भुट्टो साहब को बनाते ना भाई, 18 महीने भी कम तो नहीं थे ना, 17 महीने भी। हाँ, ऐसे ही। लेकिन ये बड़ापन होता है, ये हम मसाक जमहूरियत पे खड़े हैं, चाहे नून लीग खड़ी है या नहीं खड़ी, मुझे नहीं पता वो खड़ी होती है या नहीं होती, लेकिन हमने जो बेनजीर साहिबा ने जो साइन किए हैं अपनी जिंदगी में मियां नवाज शरीफ, हम उसके पाबंद हैं, हम उस पर खड़े हुए, भागेंगे तो ये भागेंगे, हम बेनजीर साहिबा के लिखे हुए लफ्जों को हम नहीं मिटा सकते। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं कि ख़वातीन का जो मामला था, हम जब 90s में जाते हैं तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। बेनज़ीर साहिबा के लिए बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि ख़ातून की हुकूमत जैसे मुल्क पर नहूसत, मतलब इस कदर से देखने वाले जो मर्द डोमिनेंट मुआशरा, उसमें उसने दिखा दिया कि ख़वातीन मुल्क में सियासत कर सकती हैं। तो देखिए ना, पूरी एशिया की सबसे बड़ी मुसलमान वजीर आजम बनी खातूनों में, वो तो उनकी तो अब ये उनका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते थे तो ज़ाहिर तनकीद करते थे, और एक खातून पे तनकीद करना मैं समझता हूँ कि सबसे आसान काम है और सबसे बुज़दिल काम। मैं उन्हें मर्द नहीं कहलवाना चाहिए जो किसी खातून पर तनकीद करे। क्या बात, खातून को तो अल्लाह ने एहतराम दिया है। हाँ, क्या बात है, ये तो माशरे के रसूल ने दिया है। हाँ जी, मेरे नबी ने एहतराम दिया है। वो तो पैदा होती है एहतराम के साथ है, वो तो मरती भी एहतराम के साथ है। वो तो ये अब जिन सियासतदानों ने उनकी जिंदगी बाद में बहुत सारे शर्मिंदा हुए, मैं समझता हूँ कि आज भी उस कबीरे गुनाह की वो तौबा करते होंगे जिन्होंने बेनजीर साहिबा पे अपनी जिंदगी में तनकीद की थी या उनके बारे में जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं समझता हूँ कि आज वो अपनी फैमिलियों के सामने भी तौबा इस्तग़फ़ार करते होंगे और खुद से भी तौबा इस्तग़फ़ार कर देंगे, हमसे गलती हुई, क्योंकि वो मासूम बेगुनाह बंदे पर आप कोई इल्जाम लगाए तो मैं समझता हूँ कि वो बेहद शर्मिंदा होते हैं। बेनजीर साहिबा तो वो मनवा ली, देखें अल्लाह पाक ने उन्हें जो भी जिंदगी दी थी, 27 दिसंबर आज के दिन जो उनकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ, और शहादत अल्लाह किन्हें देता है। क्या क़यामत के मनाजिर थे, मुझे आज भी याद है कि हर तरफ आहो पका थी, मुखालफिन भी रो रहे थे, मतलब अपने आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। लाख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिन लोगों का भी इख्तिलाफ है, लेकिन जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो की शहादत पर बात आती है या भुट्टो साहब की शहादत पर बात आती है, आप यकीन करो कि उनके पास अल्फाज नहीं होते उनके, और होंगे भी नहीं, कभी नहीं होंगे। उसने जान दे दी इस मुल्क की खातिर, इस वतन की खातिर, इस आवाम की खातिर। क्या लिया? बेनजीर तो बेनजीर थी, क्या उन्हें माल की जरूरत थी, क्या उन्हें बड़ी लीडर बनने का शौक था, क्या वज़ारत उज़्मा, उनके दादा, उनके बाप, सही कहा आपने। ये मामूली चीजें भुट्टो खानदान के लिए ये बहुत मामूली ये ओहदे हैं, ये मनसब है, ये आम लोगों के लिए तो बड़े मनसब हैं, लेकिन उस खानदान के लिए फिर उस खानदान ने अगर ये मनसब हासिल किए तो फिर जाने भी देकर कहा कि ये देखें क्या बात है, ऐसे की जाती है सियासत। और हम भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमली सियासत और आवामी सियासत का आगाज़ किया था, और फिर देखा पाकिस्तान की अवाम ने कि वो पाबंद सलासल हुए, उनको बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला गया, उनको रुलाया गया, तंग किया गया, लेकिन भुट्टो साहब ने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, न कि लिख के दी, न परसी पटिशन साइन की, कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फिर उन्होंने जाम शहादत नोश किया। फिर तारीख ने यह भी देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी उसी ही फ़लसफ़े को वालदैन से जो मिला था उसको आगे बढ़ाया,
کوئی ڈیل نہیں کی. مشرف صاحب نے تھریٹ کیا ان کو, اس وقت کی حکومت نے دھمکیاں دی, کہا کہ آپ چلی جائیں یہاں سے, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. جہادی تنظیموں سے دھمکیاں آمیز خطوط موصول ہوئے, لیکن بے نظیر صاحبہ نے بھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. جان جاتی ہے تو چلی جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ غلط کو صحیح کہا جائے اور صحیح کو غلط کیا جائے. دین اسلام بھی ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ صحیح پر ڈٹ جاؤ, حق پر ڈٹ جاؤ, چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے. آج کے نوجوانوں کو, خواتین کو بے نظیر صاحبہ اور بھٹو صاحب کی سیاست سے یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. بے نظیر صاحبہ نے برملا کہا کہ آپ ہمیں سویلین صدر بھی نہیں چاہیے, آپ غیر آئینی ملک پر قابض ہیں. اس وقت کے ڈکٹیٹر کو للکارا تھا اور وہ للکار اور وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئیں. کوئی سافٹ کارنر بی بی نے نہیں دکھایا کہ میں آپ سے کوئی صلح صفائی کرنا چاہتی ہوں. نہیں, ہمارے یہ اصول ہیں. آپ نے چیف جسٹس کو بھی پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آپ ایسے ملک نہیں چلتے, ایسے ریاستیں نہیں چلتی. تو بے نظیر جیسا نام تھا ویسے بے نظیر ہو گئیں, آپ امر ہو گئیں. صدیوں تک بھٹوز کی سیاست کو ان پر بات کی جائے گی, ان پر کہاوتیں دی جائیں گی, کیونکہ نہ صرف بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو بلکہ ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے سبھی شہادت نوش کر گئے. لیکن انہوں نے ڈکٹیٹرشپ, جس کو آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ طاقتور قوتیں اگر آپ کو کوئی ڈکٹیشن دیتی ہیں, کوئی آپ کو پیپر دیتی ہیں کہ ہم جو لکھ کے دے رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں, تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے جو غلط لکھ کر دیا ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. پھر ہم نے دیکھا بے نظیر صاحبہ نے جام شہادت نوش کیا. آپ کی شہادت 2007 27 دسمبر آج ہی کے دن ہوئی, اور آج ہی کے دن پورا پاکستان اشک بار تھا. ایک دل فریب مناظر ہم نے دیکھے. مخالفین بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. خواتین کیا, بچے کیا, سبھی کے گھر پہ صف ماتم تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا اپنا بچھڑ گیا ہے, کوئی ہمارے گھر کا فرد انتقال کر گیا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی. آج ہم ان کو یہ اسپیشل شو ان کو ٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اللہ پاک دوسری دنیا میں آپ کے درجات بلند فرمائے. آمین. اسی امید کے ساتھ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.